इस दुनिया में कोई भी इंसान हो और वो कोई भी काम करता हो, उसके काम की वजह से उसका काम का जो प्रभाव है लोगों के पास किसी न किसी रूप में जरूर पहुंचता है। अगर वो किसी बड़े पद पे है तो अगर वो कोई गलत काम करता है तो उस पद पे बैठे जो अच्छे लोग होते हैं उनका भी नाम खराब होता है। अगर वो व्यक्ति किसी धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ है और वो गलत काम करता है तो धार्मिक कार्यों से जितने भी लोग जुड़े होते हैं सभी का नाम कहीं न कहीं जरूर खराब होता है। आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति धार्मिक कार्यों से जुड़ा होता है लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाता है जिसकी वजह से न जाने कितने लोग सबसे पहले तो उसकी तरफ हमदर्दी जताते हैं, लेकिन जब सच्चाई लोगों को पता चलती है तो लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस दुनिया में इस तरीके के भी लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। भाई एक लाइक जरूर कर दिया करो। चलो स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है बिहार प्रदेश में गोपालगंज एक जिला लगता है। यहीं पर माझागढ़ एक थाना लगता है। यहीं पर दानापुरा एक गांव है। यहीं पर इसी साल दिसंबर 2023 की घटना है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से कई साल पहले होती है। पहले बहुत ज्यादा रोड नहीं हुआ करते थे, ऐसे ही पगडंडियां हुआ करती थी। उसी रास्ते से कुछ लोग जा रहे थे और जाते वक्त लोगों को कुछ उबड़ खाबड़ जगह दिखती है और उस उबड़ खाबड़ जगह को लोग वहां पे साफ करने लगते हैं। सोचते हैं हो सकता है यहाँ पे कुछ अच्छा चीज हो। ऐसा भी हो सकता है, पहले लोग कहते थे कि कहीं धन या सोना गड़ा हुआ है, तो लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि कुछ ऐसा ही गड़ा हो और उसे साफ करने लगते हैं। और जब साफ करते हुए उसे अच्छे से वो करते हैं तो उसमें कुछ अजीब चीजें दिखती हैं, जिसको देखने के बाद लोग दौड़ करके गांव वालों को बुलाते हैं और देखते ही देखते वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और तभी लोग देखते हैं कि वो जो चीज निकला हुआ था एक शिवलिंग थी, जो कि आधा जमीन में गड़ा हुआ था और आधा बाहर था। और छोटी मोटी शिवलिंग नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी शिवलिंग होती है। अब उसे कहीं ले जाया भी नहीं जा सकता था क्योंकि बड़ी थी। तो लोगों ने फैसला किया कि क्यों न यहीं एक मंदिर बनवा दिया जाए, क्योंकि अगर शिव जी की वजह से शिवलिंग अगर निकली है उनकी कृपा से, तो क्यों न यहीं पर एक मंदिर बनवा दिया जाए और यहाँ पर लोग पूजा पाठ करें, लोगों का भला हो। अब गांव वाले चंदा इकट्ठा करते हैं, सभी लोग मिल करके एक मंदिर बनवाते हैं। एक अच्छी खासी 108 फीट की मंदिर बनवाते हैं और वहां पे पूजा पाठ आरंभ कर दिया जाता है। अब जैसे ही लोगों को ये बातें पता चलती हैं कि यहाँ पे शंकर जी ने खुद प्रकट हुआ है, यानी शिव जी ने प्रकट होकर के अपनी लिंग को दिया है, तो अब यहाँ पे पूजा हो रही है, तो ये मतलब जोरों शोरों से फैलता है। और देखते ही देखते वहां पे भारी मात्रा में श्रद्धालु पूजा पाठ करने के लिए आने लगते हैं। धीरे धीरे अच्छी खासी भीड़ लगने लगती है। तो वहां पे गांव वालों ने ये निर्णय किया कि एक पुजारी वहां पर रख दिया जाए, जिसको जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब काफी चढ़ावा भी चढ़ता है, तो वहां पे एक पुजारी होते हैं जो कि माला फूल की सफाई करना, देखभाल करना, शाम को समय से दरवाजा बंद करना, सुबह खोलना, टाइम से पूजा पाठ करना, हर एक चीज करते थे। अब टाइम बीतता रहता है, धीरे धीरे और भीड़ आने लगती है, तो एक पुजारी और एक केयर टेकर रख दिया जाता है। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, 2 लोग वहां पे रहते हैं, मंदिर का देखभाल। टाइम धीरे धीरे बीतता रहता है, लेकिन इसी 2023 शुरुआत 2023 में जो केयर टेकर होते हैं उनकी वो मतलब एक प्रकार से बूढ़े हो चुके थे, तो उन्हें दिक्कत होने लगती है। उनको उनकी आंखों में प्रॉब्लम होने लगती है, मोतियाबिंद हो जाता है। तो अपना इलाज करने के लिए मतलब इलाज कराने चले जाते हैं। तो अपने उनका एक बेटा होता है जिसका नाम मनोज शाह होता है, जिसकी उम्र 27 साल होती है। उसे अपने काम को सौंप देते हैं क्योंकि मनोज शाह घर पे रहा करता था, उसे और कोई काम मिल भी नहीं रहा था। तो केयर टेकर साहब जो थे पहले पुराने, वो अपने बेटे को ही सब कुछ सौंप देते हैं और सौंप करके वो अपनी इलाज कराने के लिए चले जाते हैं। अब इसी लगभग 10 दिसंबर 2023 की बात होती है। 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 10 दिसंबर 2023
सुबह सुबह महिलाएं वहां पे जल चढ़ाने के लिए जब जाती हैं मंदिर में, तो हमेशा ये होता था कि लगभग 4 बजे मंदिर का जो दरवाजा, मेन मुख्य दरवाजा था, वो खोल दिया जाता था। जो सुबह पूजा पाठ करना चाहता था कर सकता था। लेकिन 10 दिसंबर को वहां पे दरवाजा खुला ही नहीं, ताला लॉक था। काफी देर महिलाएं इंतजार करती हैं, उसके बाद और लोगों से बताती हैं कि जो यहाँ पे मंदिर के केयर टेकर होते हैं यहाँ पर है नहीं, और पुजारी भी कहीं गए थे। तो अब मनोज शाह वहां पर थे नहीं। तो सभी लोग पता करने लगते हैं कि आखिर ये गए कहाँ, ये दरवाजा बंद क्यों है, अभी तक खोल क्यों नहीं रहे हैं। काफी लोग पता करते हैं, मनोज शाह के फोन पे नंबर, कुछ लोग फोन भी लगाते हैं लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आता है। अब मनोज शाह के घर पे पता किया जाता है तो मनोज शाह वहां पे भी नहीं दिखते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मंदिर का जो दरवाजा था उसे तोड़ दिया जाता है और वहां पे लोग पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देते हैं। जो लॉक लगा हुआ था उसको तोड़ देते हैं, पूजा पाठ स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ लोग मनोज शाह को ढूंढना शुरू कर देते हैं लेकिन कहीं नहीं मिलते हैं। घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर मनोज शाह गए कहाँ। घर वालों को भी नहीं बताए। मनोज शाह के जो घर वाले थे वो अपने रिश्तेदारी, कई जगह मनोज शाह के दोस्तों के पास पता किए लेकिन कहीं भी मनोज शाह का पता नहीं चलता है। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं और पुलिस के पास जाते हैं। वहां पर मनोज शाह का गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। पुलिस भी पूछती है कि उसकी उम्र कितनी है, तो बताते हैं कि 27 साल है और पूजा पाठ का काम किया करता था, मंदिर पे रहता था, केयर टेकर का काम किया करता था। तो पुलिस बोलती है 27 साल उम्र है, कहीं चला गया होगा घूमने टहलने। पुलिस हल्के में ले लेती है और बोलती है कि आ जाएगा, 1-2 दिन इंतजार करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही 2 से 3 दिन लगभग बीतता है, 13 दिसंबर को दूसरे गांव से पुलिस थाने पे एक फोन आता है और वहां पे बताया जाता है, कुछ लोग बताते हैं कि साहब एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है, वहां पर जहां पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जब वहां पर पहुंचती है तो जो चीज देखती है वो पुलिस वाकई में दंग रह जाती है। और पुलिस बताती भी है कि आज तक हमने जीवन में ऐसा कभी डेड बॉडी नहीं देखा था। कारण ये था कि जो वहां पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी उसका जीभ कटा हुआ था, प्राइवेट पार्ट कटे हुए थे और दोनों आंखें बाहर निकली हुई थी। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं था जिसपे चोट न लगा हो। पुलिस दंग रह जाती है, उस लाश को अपनी कस्टडी में लेती है, वहां मौजूद सभी लोगों से पूछती है कि आखिर आप लोग इसको जानते हो या नहीं। तो वहां पे सभी लोग इनकार कर देते हैं, बोलते हैं हमें नहीं पता है कौन व्यक्ति है। अब पुलिस उस लाश को थाने पर ले आती है, तभी उसे पता चलता है कि ये गुमशुदगी 2 दिन पहले दर्ज हुई थी। उसको देखती है तो पता चलता है कि जैसा शकल उसमें बताया गया था सेम वैसा शकल है। अब मनोज शाह के घर वालों को बुलाया जाता है, घर वाले देखते ही रोने पीटने लगते हैं उस लाश को देखते ही। अब ये तो कंफर्म हो चुका था कि वो मनोज शाह है। पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के बाद इस लाश का जो है डेड बॉडी वापस आ जाती है पोस्टमार्टम होने के बाद। अब पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है कि आखिर इसका हत्या किया तो किया किसने। अब ये एक मंदिर का पुजारी था, आस्था से जुड़ा हुआ था, तो ये मैटर काफी वायरल होता है, रंग पकड़ता है। अब वहां पर काफी लोग होते हैं, इस मामले को अलग अलग एंगल दिया जाता है और डेड बॉडी को ले जाते हैं NH-26। वहां पर हाईवे होती है और वहां पर काफी मात्रा में लोग होते हैं, धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। जब हाईवे जाम होता है तो पुलिस भी एक्शन में आ जाती है और जांच पड़ताल में तेजी लाती है। ऊपर से भी प्रेशर बनने लगता है कि आखिर जल्दी पता करो कि आखिर इसकी हत्या किया तो किया किसने। पुलिस पूरे एक्शन में आती है, जांच पड़ताल अलग अलग एंगल से करती है, परिवार वालों से पूछताछ, गांव वालों से पूछताछ कि किसी से झगड़ा हो, लड़ाई हो, विवाद हो। तो सभी लोग बताते हैं कि मंदिर में रहता है, इससे और किसी से क्यों विवाद होगा, ये तो अपना काम करता है, पूजा पाठ में रहता है, धार्मिक काम करता है। तो फिर और धार्मिक कार्यों की वजह से काफी लोग अपनी आस्था का भी सम्मान ये करते हैं कि मेरे आस्था से जुड़ा हुआ है, कौन मारा है जल्दी पता करो। अब पुलिस एक्शन में आती है, फिर क्या करती है, जो मनोज शाह होता है इसका मोबाइल किसी तरीके से बरामद किया जाता है और उसके कॉल डिटेल निकाला जाता है और उसका लोकेशन ट्रैक किया जाता है। जब कॉल डिटेल निकाला जाता है तो उसमें एक नेहा नाम की लड़की का नंबर दिखता है और पुलिस के पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो उस नेहा
नाम की जो लड़की होती है उसे गिरफ्तार करती है। अब फोरेंसिक टीम भी अपने अपने हिसाब से जांच कर रही थी। नेहा नाम की जो लड़की होती है इसे थाने ले जाती है पुलिस और सख्ती से पूछताछ करती कि आखिर लास्ट कॉल तुम्हारी इसी से बात हुई थी और तुम बताओ आखिर ये सब हुआ कैसे, क्या हुआ है। तो नेहा सबसे पहले तो बातों को घुमाती है इधर उधर, लेकिन पुलिस के चंगुल से बच नहीं पाई। पुलिस अलग अलग एंगल से जब घुमाती है बातों को तो नेहा फंस जाती है और बताती है कि हम ही लोगों ने मारा है। वो दो नाम लेती है, वो नाम होता है, वो बताती है इसे मारने में मैं और एक सुनीता और एक अमित है, ये तीनों मिल करके इसकी हत्या किए हैं। तो पुलिस पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने इसकी हत्या क्यों किया। तो जो कहानी सुनाती है वो, और जितने लोग सुनते हैं वाकई में दंग रह जाते हैं। नेहा बताती है कि मनोज शाह कई साल पहले घर पे रहा करता था, ऐसे ही घूमता टहलता था, पढ़ाई लिखाई करता था। मनोज शाह के जो पिताजी थे वो मंदिर में केयर टेकर का काम किया करते थे। लेकिन जो मनोज शाह होता है इसकी मुलाकात नेहा से होती है। नेहा जो कि बेहद खूबसूरत थी, मनोज शाह भी देखने में हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा था। तो नेहा भी मनोज शाह को पसंद करने लगती है और मनोज शाह भी नेहा को देखकर पसंद करने लगता है। दोनों एक दूसरे के प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। अब टाइम गुजरता रहता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, चुपके छिपके मिलने भी लगते हैं और शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है। बीतते समय के वजह से जो नेहा होती है इसके घर वाले नेहा की शादी दूसरे जगह तय कर लेते हैं और नेहा की शादी की तैयारियां होने लगती है। तभी मनोज शाह बोलता है कि नेहा मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम कहीं और शादी मत करो। तो नेहा बोलती है देखो मैं, मेरे घर वाले जो बोलेंगे वही मैं करूंगी, मैं कुछ उनके खिलाफ नहीं कर सकती हूँ। तो मनोज शाह बोलता है नहीं नेहा, तुम्हें मेरे से ही शादी करना होगा। नेहा इन बातों को इग्नोर कर देती है और नेहा की शादी हो जाती है। वो अपने ससुराल चली जाती है और ससुराल से जैसे ही घर वापस आती है मनोज शाह फिर से नेहा से मिलता है और बोलता है नेहा तुम्हारी शादी भले हो गई है, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, तुम्हें मेरे साथ फिर से शादी करना होगा। तो नेहा बोलती है देखो मैं घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती हूँ, घर वाले जहां शादी कर दिए, शादी एक खिलौना नहीं है कि एक बार हो गया तो चलो दोबारा कर लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मनोज शाह बोलता है ऐसा हो सकता है और नेहा से बोलता है कि देखो नेहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, मेरे साथ शादी नहीं करोगी, तो जो तुम्हारे वीडियो और फोटो हैं, जब शादी नहीं हुई थी लोग जब मिलते थे तो मनोज शाह जो है फोटो खींच लिया करता था, वीडियो बना लिया करता था, अश्लील तरीके की वीडियो नेहा का बना लिया करता था और उन्हीं वीडियो के दम पर धमकी देने लगता है, ब्लैकमेल करने लगता है नेहा को। बोलता है देखो नेहा, अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो ये जो वीडियो और फोटो है ये मैं वायरल कर दूंगा और जब वायरल होगी तो तुम्हारी जहां ऑलरेडी शादी हो चुकी है वहां से तुम्हारी शादी का जो भी रिश्ता है वो छूट जाएगा, तुम्हारा पति तुम्हें वैसे भी छोड़ देगा। तो मैं वीडियो और फोटो वायरल न करूं इसके लिए तुम्हें पहले से ही मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो तुम मेरे से भी हाथ धो बैठोगे और तुम्हारे ससुराल से भी तुम्हारा हाथ छूट जाएगा, फिर तुम कहीं की नहीं बचोगी। अब जो नेहा है ये वाकई में ब्लैकमेल होने लगी थी, ये परेशान हो जाती है, फिर अपने ससुराल जाती है और वहां पे भी ये मैसेज करके धमकियां दिया करता था और मिलने के लिए बुलाता था कि मिलो मेरे से। अब नेहा परेशान हो जाती है अपने मायके में। सुनीता और अमित नाम के जो उनके परिवार में होते हैं घर के, उन्हें बताती है पूरा मैटर। अब सुनीता और अमित जो होते हैं ये बोलते हैं ठीक है। नेहा भी आती है घर, अपने मायके आती है और ये तीनों मिलकर के प्लानिंग करते हैं। फिर नेहा जो है एक जगह बुलाती है, बोलती है जो मनोज शाह होता है इसे एक जगह पे नेहा बुलाती है, बोलती है आओ हम लोग यहीं पे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। मनोज शाह भी खुश हो जाता है कि मेरी प्रेमिका मुझे बुला रही है, बहुत दिन के बाद अपने से बुला रही है फोन करके। तो मनोज शाह तुरंत तैयार होता है और वहां पर पहुंच जाता है। एक जगह, एक रूम बताया जाता है। उस रूम में जैसे ही पहुंचता है तो इधर नेहा, अमित और जो सुनीता होता है, सुनीता होती है, ये तीनों पहुंचते हैं और वहीं पर मनोज शाह के हाथ पैर दोनों बांध दिए जाते हैं और 10 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक लगातार पिटाई की जाती है इसकी।
ऐसा कोई जगह नहीं होता है जहां न पिटाई की गई हो। 3 दिन बिना खाए पिए इसे मनोज शाह को मारा पीटा जाता है। उसके बाद नेहा बोलती है कि तुमने इन्हीं आंखों से मेरी वीडियो बनाए हो और वायरल करने की बात कर रहे हो। तो उन आंखों को निकाल देती है नेहा और अमित सुनीता तीनों मिलकर के। और फिर नेहा बोलती है कि तुम इन्हीं जीभों से मुझे ब्लैकमेल किया करते थे और बोलते थे कि मुझसे मिलो। जीभ को काट देती है। और फिर नेहा बोलती है कि तुम मुझसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलते थे, और उससे प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया जाता है और लास्ट में उसके गला को काट करके फेंक दिया जाता है। और फिर ये तीनों लोग फरार हो जाते हैं। इन्हें लगता है किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन कहते हैं क्राइम करने वाला कितना भी शातिर तरीके से करे, वो पुलिस के हाथों बच नहीं सकता है। किसी न किसी तरीके से खुलासा जरूर हो जाता है। अब इसी तरीके से इन तीनों का खुलासा हो जाता है। अब इन तीनों के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद इन्हें कोई ना कोई सजा, कड़ी सजा जरूर मिलेगी। पुलिस का कहना है कि इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। बाकी इस पूरी घटना में आप अपनी राय जरूर देना। मनोज शाह भी गलत किया था, एक धार्मिक कार्यों से जुड़ा था, फिर भी एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन इसका अर्थ तो ये भी नहीं है कि नेहा किसी की हत्या कर दे, किसी की जान ले ले। किसी का जान लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है। अगर इन्हें प्रॉब्लम थी तो ये लोग पुलिस कंप्लेन करते, या फिर अनेक रास्ते थे, लेकिन ये लोग भी वाकई में गलत किए, जो कि मनोज शाह की प्राण ले लिए। बाकी ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में देना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।